हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पिछले दो लेक्चर्स में भाग 1 और भाग 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का करा दिए थे। आपको अनुच्छेद 11 तक, भाग 1 में था 1 से लेके 4 तक और भाग 2 में था आपका 5 से लेके 11 तक। आज का जो आपका लेक्चर है ये भाग 3 है, मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, तो आज इसका कुछ मतलब आर्टिकल आपको कराएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसको मूल अधिकार क्यों बोलते हैं? इसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं इसको मूल अधिकार क्योंकि एक ऐसे अधिकार जो आपको मतलब गवर्नमेंट भी चाहे तो इसको नहीं छीन सकती आपको। ठीक है, कुछ विशेष अधिकार मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है मूल अधिकार पे। बट कोई मूल अधिकार हमसे जो फंडामेंटल राइट है वो कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, इसे प्रतिबंध लगा सकती है संसद और राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकती है, बट कुछ विशेष कंडीशन में, कुछ मतलब कि युद्ध हो गया, कुछ आपातकाल है, कुछ वैसा स्थिति हो तो। ठीक है, अब ऐसी स्थितियों में भी दो ऐसे मूल अधिकार हैं जो रहते हैं। ठीक है, आगे इसका लेक्चर्स का आगे डिस्कस करते हैं। और जो मूल अधिकार के रक्षक होते हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा भी, मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इसको नैसर्गिक भी बोलते हैं। ठीक है, और ये व्यक्तिगत रूप से मतलब मूल अधिकार मिलता है। व्यक्ति का ये मूल अधिकार है, ये व्यक्ति का, किसी पर्सन का, सब पर्सन का अपना व्यक्तिगत रूप से का मूल अधिकार है। ठीक है ना, और ये जो लिया गया है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। जैसे कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा मतलब जन्म लेता है, कोई भी मतलब जन्म हुआ, वो उसका मूल अधिकार उसको जन्मते ही मिल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नैसर्गिक इसलिए है क्योंकि जन्म से ही ये अधिकार मिल जाते हैं। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? मूल अधिकार की परिभाषा कहाँ है? ये है आपका अनुच्छेद 12 में। परिभाषा कहने का मतलब है कि स्टेट राज्य कहने का मतलब आप स्टेट भी ले सकते हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ऐसे ले सकते हैं। सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट बोलने का मतलब जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, लोकल बॉडी जो होता है उसको लोकल गवर्नमेंट बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक बोर्ड जो बिजली विभाग होता है, यहाँ एनजीसी लिखा है, ओएनजीसी है यहाँ पे, ओएनजीसी जिसे जो पेट्रोलियम का संस्था है इंडिया की। तो इस सब क्यों एग्जाम्पल में लिए हैं? क्योंकि देखिए, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है वो उसका अपना कुछ नियम कानून होता है, वो अपने हिसाब से कहाँ मीटर लगाएगी, कैसे करेगी, उसके पास कुछ पावर है। ठीक है, जो ओएनजीसी है इसका कुछ अपना रूल रेगुलेशन है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है, इसका कुछ है। तो इसका कहने का मतलब है कि मूल अधिकार तो हम मूल अधिकार है, लेकिन इन लोगों को भी कुछ अधिकार प्राप्त है जो सबको मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार की परिभाषाएं कहाँ पे मिलेगी आपको? ये अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? अनुच्छेद 13 में है ये कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है या अल्पीकरण। मतलब ये यहाँ बोल रहा है, ये अल्पीकरण जो वर्ड है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 13 से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है अल्पीकरण का? अल्पीकरण का मतलब है कि मूल अधिकार तो प्राप्त है हमें, फंडामेंटल राइट तो है, मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन उस मूल अधिकार को आपको इस तरह नहीं यूज करना है कि दूसरे, मतलब इस तरह नहीं प्रयोग करना है उसको कि किसी दूसरे को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, जिसको आप अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं, आपको बोलने की तो आज़ादी है, इसका मतलब नहीं आप राह चलते किसी भी आदमी को कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, जिससे कि उसको दुख पहुंचे। ठीक है, आपको गाड़ी चलाने, बाइक चलाने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि चला रहे हैं किसी को ठोक देंगे कि हमको आज़ादी है, तुम काहे इधर चल रहा है, ठोक देंगे तुमको। ठीक है, मतलब कि उसको उड़ा दिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके मूल अधिकार जो होता है उसको अल्पीकरण कर दिया, मतलब उसको घटा, मतलब उस घट भी सकता है। ठीक है,
तो यही बोल रहा है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। तो सीधा सीधी ये अल्पी रोक लगाया जैसे मतलब अल्पीकरण है। ठीक है, तो आप मूल अधिकार को ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं कि किसी दूसरे को आप हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? समता या समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। विधि मतलब वही होता है, विधि या कानून आप कुछ भी बोलिएगा, उसके सामने सब समान है। ठीक है, मतलब कानून के सामने सब समान है, चाहे आप कोई भी पोस्ट पे हो, कोई भी ओहदा पे हो। ठीक है, वो सारे समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, और ये जो व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यूके ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, जबकि कानून के सामने समान संरक्षण, मतलब समान संरक्षण कहने का मतलब है कानून के सामने कि जो सुविधा आपको मिल रही है वो सुविधा सबको मिलेगी। ठीक है, किसी को वकील दिया जा रहा है, मतलब केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिया जा रहा है, तो दूसरे को भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब एक दूसरे को मिलेगी वो इक्वल, मतलब कानून के समान संरक्षण उसको दिया जाता है। ठीक है, तो यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। 80% यही यूज हो रहा है हमारे संविधान में। ठीक है, 80% केस में, 20% में कभी कभी ये ऊपर वाला विधि के समान होता है जो यूज होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि जाति धर्म, क्या जाति, क्या है? जाति यानी कास्ट, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, लिंग बगल में कोमा, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान या पब्लिक प्लेस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि आप किसी से उसका जात पात के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कि तो यूपी का है, बिहार का है, बिहारी है, ऐसे आप उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, जाति के आधार पे कि छोटा जाति बड़ा जाति है। ठीक है, धर्म के आधार पे कि तुम हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसे मतलब ये उसको ये मानता है, उसको सब समान है, उसको आप नहीं, उसको भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिंग के आधार पर आप उसको भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें अनुच्छेद 15 बोलती है। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है कि लोक निर्वाचन मतलब सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। मतलब कि इसमें यही है कि लोक निर्वाचन, इनमें मतलब सरकारी नौकरी में समानता, मतलब कि आरक्षण की बात करता है कौन? ये आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय की आरक्षण की चर्चा है। ठीक है, तो इसमें क्या आरक्षण है? जैसे कि अभी देखे होंगे EWS है, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको 10% दिया गया है। ठीक है, और जैसे OBC को रहता है, SC ST को रहता है ना, ये आरक्षण है। तो ये आरक्षण जो है आपका, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि एक तरह से बोलते सकारात्मक पहलू है। ठीक है, क्योंकि जो तबका जो मतलब पिछड़ा है उसको आगे ले जाना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक गलती ये भी होता है अभी कि मान लो कि वो जिसको आरक्षण दिया वो उस मुकाम को पा लिया, मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग था वो आगे आ गया, तो उसके आरक्षण को हटा देना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो होता है कि OBC में है तो उसको हमेशा के लिए रहता है, या SC ST है तो हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, तो ये कुछ है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि आरक्षण गलत है। आरक्षण 100% सही है, ये ज़रूरी भी है। ठीक है, 100% ज़रूरी है, लेकिन आरक्षण धर्म और जाति के आधार पर नहीं मिलती है। आरक्षण मिलती है आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, SC ST में कुछ ऐसे तबके हैं जो काफ़ी पीछे हैं, पिछड़े हैं, उनको अगर नहीं दिए जाएंगे तो वो समान वर्ग में सामने नहीं आ सकते। EWS मतलब कि ऐसे लोग हैं जिनके पास इकोनॉमिकली वो वीकर हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सकारात्मक पहलू है। तो आरक्षण की बात कहाँ पे होती है? आपका अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, मतलब कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। छुआछूत मतलब कि नहीं कर सकते, छोटा जाता है बड़ा जाता है उसको नहीं छुएंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसका जो है ये आर्टिकल 17 में है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करते हैं, 17 मतलब खतरा। ठीक है, तो खतरा कहाँ होता है? जहाँ आप नहीं छूते हैं, तो इस तरह ऐसे याद कर सकते हैं। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए छुआछूत कहीं कहीं सही हो जाता है, अभी जैसे कि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि लोग सही में एक दूसरे से पीछे भागते हैं कि नहीं टच नहीं करना है, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ आप जात पात के आधार पे कुछ छुआछूत, छोटी जाति बड़ी जाति, ये सब के आधार पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो छुआछूत का अंत की बात कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब है कि देखिएगा, पहले के ज़माना में कोई महाराजा धीराज, सुल्तान, रजिया सुल्तान, कुछ ऐसे करके बड़े बड़े होते थे ओहदा, मतलब पदवी जिसे लोग लगाते थे, उपाधियों उनको मिलते थे, तो वो सब उपाधियों का अंत किया गया है। किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि लगा या रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको मिलता है, मतलब कोई, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपकी उपाधि हो, जैसे कि डॉक्टर लगाते हैं, तो आप वो सब लगा सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा के क्षेत्र वाले लगा सकते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब आप उपाधि लेके रख सकते हैं, लेकिन आपके अपने नाम के आगे आप ये नहीं लगा सकते। जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है भारत रत्न, तो सचिन तेंदुलकर को ये बोल सकते हैं, मतलब ये लोग जानते हैं या बोल सकते हैं कि भारत सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। सचिन तेंदुलकर ये नहीं लगा सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, अपने नाम के आगे ये सब नहीं लगा सकते, पद्म विभूषण ये, ठीक है। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। आपको विदेशी उपाधि, मान लीजिए कि पाकिस्तान की जो सर्वोच्च उपाधि है, अगर आप उस मतलब वहाँ की जो है वो किसी को मिल रहा है, तो वैसी स्थितियों में, अब विदेशियों की स्थितियों में आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी वहाँ की उपाधि को रखने के लिए, स्वीकार करने के लिए, ठीक है। आप उपाधियों का अंत है इसमें। और किंतु शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में जो आपको उपाधि मिलता है, जैसे कि आप डॉक्टर लगाते हैं, एमफिल करते हैं या पीएचडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सब आप उपाधि अपने सरनेम के आगे मतलब यूज कर सकते हैं, डॉक्टर ये, ठीक है, डॉक्टर वो, ठीक है, डॉक्टर फलाना। भारत रत्न आपको मिला है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उसको लीजिए, रखिए, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नाम के आगे ये नहीं लगा सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, पद्म विभूषण ये, ठीक है। आप अवार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन विदेशी उपाधि को लेने से पहले ही आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। ये अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका, वो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। इसमें क्या बोला जाता है? अनुच्छेद 19 को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रीढ़ की हड्डी किस आर्टिकल को बोलते हैं? आर्टिकल 19 को बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब रीढ़ की हड्डी संविधान की किसको बोला जाता है? अनुच्छेद 19 को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता, जिसे कि मीडिया जो आपका है, ये सब सारा आपका जो इसी में आ जाता है, ठीक है, अभिव्यक्ति इसी में है। झंडा फहराने की, मतलब कि आप कोई भी जैसे एनसीसी का झंडा फहराइए, भारत का झंडा फहराइए, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप पाकिस्तान का झंडा और चाइना का झंडा फहराइए, ठीक है। आपका जो लोकल झंडा है, आप धार्मिक झंडा वो फहराइए, ठीक है। पुतला जलाने का, जैसे कि प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, उनका पुतला जला सकते हैं। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, वही जो मीडिया टेलीविज़न, अखबार, न्यूज़, ये सब की स्वतंत्रता है हमें, ठीक है। लेकिन बहुत स्थितियों में इनको ये सब को ये जो आपको मिली हुई है फंडामेंटल राइट्स, इनको कम कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ये विशेष केसेस होते हैं। कब ऐसा किया जाता है? वो जब आपका ये एक बार ख़त्म हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स आपका 12 से लेकर 35 तक, तो वो उस पॉइंट को डील करेंगे, ठीक है। सब चीज़ आपको बताया जाएगा कि किस परिस्थितियों में किन किन आर्टिकल को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। तो अब दूसरा क्या, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आप बिना हथियार का सभा कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आम सभा होता है, गांव का समूह लोग बैठता है, पंच बैठता है, आप सभा करिए, 20-50-100 आदमी मिल के बैठिए, ठीक है। आप सभा कर सकते हैं, अपनी बात रखने की आपकी आज़ादी है, लेकिन बिना हथियार के।
आप ये नहीं कि पिस्टल के दम पर सबको उठा के ले जा रहे हैं, चलो वहाँ वहाँ जमा रहो, तो आप उस स्थिति में आप ये सब नहीं कर सकते। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने देखते हैं पार्टी लोग जो बनता है, पॉलिटिकल पार्टी जो बनता है, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, आप इलेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको सारी स्वतंत्रता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। ऐसा कतई नहीं है कि आप गलत संगठन कर रहे हैं, कि आप जिहाद के नाम पे कुछ बना रहे हैं, आप मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि आपके इंडिया के, भारत के खिलाफ है, ठीक है, तो वो सब नहीं। आप पॉजिटिव वे में पार्टी बनाइए, संगठन बनाइए, ठीक है। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, आप उत्तराखंड चले जाइए, शिमला चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, कहीं भी जाइए, बिना रोक टोक आपको घूमने की स्वतंत्रता है। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आप 28 राज्य हैं इंडिया में, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी हैं, आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। फिर है संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार था जो फंडामेंटल राइट था, मतलब कि मूल अधिकार था, मौलिक कर्तव्य, मतलब मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं रहा। ये जो है संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार वो हो गया ना कि आपसे उस अधिकार को छीना जा सकता है, ठीक है। मूल अधिकार को आपसे मतलब सरकार भी नहीं छीन सकती, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, 44 में, कब, 1978 में। अब इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। अब कहाँ है ये, अब कहाँ पे है, 300 के का में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से कब हटाया गया, 1978 में, किस संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन। अब कहाँ है, 300 का में, ठीक है। फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अब कहीं भी जाके पॉजिटिव वे में आप बिजनेस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप गोला बारूद का बिजनेस कर रहे हैं उसको मतलब मान्य होगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि बिना लाइसेंसी का ये वो कर रहे हैं, ठीक है। आप व्यवसाय करिए, रोजी रोटी करिए, आपको फ्री है, आपको कोई नहीं टोकेगा। इधर का आदमी उधर कमाने जाता है, उधर का आदमी उधर जाता है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, अनुच्छेद 20 बोलता है इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या है कि एक गलती की एक सज़ा, जैसे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है सबको, ठीक है, आपकी प्राण बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने का, तो एक गलती की एक सज़ा, मतलब कि आप गलती किए, आप किसी को मार दिए, तो उसकी गलती की सज़ा, एक गलती की एक सज़ा, ये नहीं कि आपको सज़ा पे सज़ा मिलती जा रही है, एक गलती की है उसकी आपको एक सज़ा मिलेगी। सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पे। मतलब कि हम सज़ा कर दिए, हम किसी को मार दिए 2009 में, ठीक है, अभी चल रहा है, अब इंडिया का जानते ही हैं कि 10 साल तक केस चलता है, तब जाके कुछ होता है, तो 2020 आ गया, ठीक है। तो जो 2009 में हम मतलब कुछ किए हैं, तो उस समय जो कानून व्यवस्था थी, उस मतलब मान लीजिए कि हम किसी का मर्डर कर दिए, तो 2009 में जो मर्डर की जो मतलब कानूनी रूप से जो सज़ा थी वो मिलेगी। मान लीजिए कि 2020 में उसमें चेंज आ गया, उस धारा में या उस मर्डर की सज़ा में, तो वो उससे हमको मतलब नहीं है। हम जो क्राइम किए हैं 2009 में, तो उस समय के रूल मैनुअल के अकॉर्डिंग मुझे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। 2009 के पहले क्या कानून थे हमें नहीं मतलब, 2009 के बाद क्या कानून है हमें नहीं मतलब, हम जिस समय क्राइम किए हैं उस समय की कानून के अनुसार हमें सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। मतलब देखिए, कोर्ट मान लीजिए कि आपको फांसी की सज़ा दे दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसको पकड़ो वहीं डाल दो। आपके आसपास पुलिस रहता है, जिस समय आपको 20 दिन के बाद देना है तो 20 दिन के बाद दिया जाएगा, उस समय तक आपको संरक्षण मिलता है। मतलब उम्र कैद हो गया आपको, तो उम्र कैद हो गया तो आप जेल में ही रहेंगे, लेकिन आपको संरक्षण प्राप्त होगा, कोई दूसरा आपको नहीं मार सकता, जो सज़ा है वही सज़ा आप मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार
जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। जैसे देखिए, मेरा मन किया आप पर एफआईआर कर दी, किसी पे कर दिया, किसी का मन किया हम पे कर दिया, तो ऐसा होता है। लेकिन हम दोषी नहीं हुए जब तक कि न्यायालय हमें दोषी करार नहीं देता, कोई हमें अपराधी नहीं बोल सकता। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 यही बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद में चलते हैं। लगता है ये आज यहीं तक था। तो चलिए 21 और 22 इसका जो बच गया है स्वतंत्रता का, और वो कल करा दिया जाएगा आपको, इसका स्वतंत्रता का अधिकार का। और बाकी जो कल 24-25 तक करा देंगे, उसके बाद एक दिन और, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।